हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का एसएसटी। और इसमें हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू होगा, ठीक है। जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन का जो मॉडल पेपर है उसका डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 40। और हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है वो करीब 90 मिनट्स का दिया जाता है। 90 मिनट्स का मतलब 90, यानी कि हमारे पास 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। उसी में हमें 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे सोशल साइंस में भी इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ये हमारा जो सोशल साइंस है इसमें टोटल 40 क्वेश्चन के साथ सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। और हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि 40 × 2 80 मार्क्स का भी हमारे पास पेपर होगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू है। यहाँ पे गलत आंसर के लिए कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। यानी जिसका आंसर आपको नहीं भी आता होगा उसका गेस करके भी आंसर दे सकते हो, लेकिन ऐसा लास्ट मोमेंट में करना है। शुरुआत में एक प्रयास करना है कि सारे क्वेश्चन हम लोग अपने तरीका से लिख लें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन, यानी फ्रांस की जो क्रांति है वो कब हुआ था, ठीक है। फ्रांस की जो क्रांति है कब शुरू हुआ था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये जो हमारे पास क्रांति है 1789 में हुआ है, ठीक है। क्या बोलेंगे, 1789 एक्चुअल हमारे पास है। किसी किसी पुराने बुक्स में ये डेट मेंशन है, लेकिन हमारे पास 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डेट याद रखना होगा, तो बोलेंगे 1789 1789, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट डज द बुर्जुआ, है ना। ये हमारे पास बुर्जुआ है यानी बोर्गोजिस। इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है मिडिल क्लास, ठीक है। इसका मीनिंग होता है मध्य वर्ग यानी कि मिडिल क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच पॉलिटिकल क्लब, ठीक है। विच पॉलिटिकल क्लब वाज फाउंडेड बाय द रेडिकल जैकोबिन। जो रेडिकल जैकोबिन्स थे उनके द्वारा कौन सा क्लब, है ना, किस क्लब की शुरुआत की गई थी, किसकी स्थापना की गई थी। तो हम लोग इसको कहेंगे कि इसमें हमारे पास आते हैं इसमें जैकोबिन्स क्लब, ठीक है। हमारे पास उसमें फेमस कौन थे, जैकोबिन क्लब की स्थापना किया गया था, ठीक है। यानी जो कट्टरपंथी कंजर्वेटिव जैकोबिन्स होते हैं उन्होंने एक राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी, ठीक है। तो उस राजनीतिक क्लब यानी जो पॉलिटिकल क्लब था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था जैकोबिन्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्ट डिक्लेयर हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। एम्परर का जो फ्रांस है यानी वहाँ का जो सम्राट है, फ्रांस का जो सम्राट है, उस तौर पे नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को घोषित कब किया, तो बोलेंगे 1804 में। और ये 1804 ही वो समय था जब वहाँ का शासक जो बना और उसने नेपोलियन कोड बनाया, ठीक है। उसने क्या बनाया, नेपोलियन कोड बनाया, जिसको हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, या 1804 का जो संहिता कहते हैं, ठीक है। नेपोलियन कोड को इसी नाम से जाना जाता है। और 1804 में जो उन्होंने नियम बनाया उसमें बहुत सारे उसने अपने इस केंद्र शासित प्रदेशों, अपने शासित प्रदेश या जो अपने जो जीते हुए जो टेरिटरी थे उसको वो एक्वायर करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए उसने एक नियम बनाया था, उसको बोला गया नेपोलियन कोड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द हॉलोकास्ट एसोसिएटेड विद। जो हॉलोकास्ट है किससे संबंधित है, ठीक है। जो हॉलोकास्ट है वो किससे संबंधित है, तो बोलेंगे हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। किससे संबंधित है, तो कहेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार से संबंधित है, ठीक। तो सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, आप तो यहाँ पर टिक लगा लोगे, सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध। तो आपको कहना हो गया कि 1939 से 1945, ठीक है। ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। अगर पहला वर्ल्ड वार पूछेगा आपसे तो आप बोलेंगे यहाँ पर 1914 से लेकर 1918, ठीक है। 14 से 18 बोलेगा तो आपका पहला वार हो जाएगा, और 39 से 45 बोलेगा तो दूसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो होलोकास्ट जो है आपका वर्ल्ड वार 2 यानी द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया, भारत का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा, ठीक है। इसकी जो लंबाई है करीब करीब मान के चलिए आपका 2526 किलोमीटर के आसपास है, यानी करीब करीब 2.5, ठीक है, 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लैटिट्यूड, ठीक है। व्हाट इज द लैटिट्यूड एक्सटेंट। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पूछा जा सकता है, ठीक है। अक्षांश और दिशांत, ठीक है, दिशांश। तो पूछा गया है 7 नंबर में कि जो हमारा इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ
237°6' नॉर्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये आपके पास कह सकते हैं कि लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इसको जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर इसको एक आउटकम बेसिस पे थोड़ा सा भी रिवाइज करोगे तो आपका ये मतलब दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन, है ना, इंडिया में जो नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन है, ठीक है, सबसे नॉर्थ में, वो क्या, हिमालय, है ना, ये हम लोग पढ़ते भी हैं हमारे पास, ये हमारे पास हिमालय जो है सबसे उत्तरी श्रृंखला है। ठीक है, उत्तरी पर्वत श्रृंखला ये हमारे कौन सी है, हिमालय। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि विच सॉइल टाइप इज मोस्ट सुटेबल, ठीक है, फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन यानी कपास की खेती के लिए, ठीक है, कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा सही होती है। ठीक है, तो कहेंगे काली मिट्टी, मतलब ब्लैक सॉइल। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कपास की खेती के लिए, कॉटन ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल होना चाहिए, यानी काली मृदा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग हिंदी में भी देख सकते हैं, अलुवियल सॉइल को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेटेराइट को तो लेटेराइट ही कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा, ये जलोढ़ मृदा होता है भारत में कम से कम मान के चलिए तो इसकी जो मात्रा है पूरे मिट्टी में वो 40% है। जितने मिट्टी उपलब्ध है भारत देश में उसमें करीब करीब सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है उसमें आपका जलोढ़ मिट्टी आता है, अलुवियल सॉइल आता है। ठीक है, हमसे पूछा गया था कि कपास की खेती के लिए, तो बोलेंगे काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है, तो बोलेंगे गोदावरी। ठीक है, दक्षिण गंगा के तौर पे किस नदी को जाना जाता है, तो बोलेंगे गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, लोकतंत्र का जो खासियत है वो क्या है, तो कह सकते हैं इट इज रूल बाय द पीपुल, यानी हम लोग जो होते हैं खुद ही 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र होने के बाद हम लोग खुद ही अपने नेता, अपने प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन करते हैं बाय द मीन्स ऑफ वोटिंग, है ना, वोट देकर। और हम लोग खुद मतलब चाहते हैं कि हमसे जो चुना गया, हमारे द्वारा चुना गया जो नेता है वही रिप्रेजेंट करे हमारी जनता को और हमारे क्षेत्र को। ठीक है, तो मेन फीचर हमारा क्या होता है यहाँ पर, रूल बाय 1 पर्सन। ये हमारे पास मिलिट्री रूल नहीं आ सकता, रिलीजियस लीडर भी नहीं होगा, 1 पर्सन तो हो ही नहीं सकता। 1 पर्सन हमारे पास कहाँ पे होता है, तानाशाही वाली जो सरकारें होती हैं वहाँ पर होती है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया डेमोक्रेसी का खासियत बताना है, तो हम लोग कहेंगे रूल बाय द पीपुल, यानी कि लोगों के द्वारा जो रूल किए जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ सिस्टम वेयर पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी जो लोग हैं अपने नेताओं को, अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं, तो इस चुनावी प्रक्रिया को, ठीक है, मतलब इस चुनावी प्रक्रिया, ये जो सिस्टम कहलाता है उस प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी कि लोकतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ये है कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे जो पीपुल होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव खुद करेंगे। ठीक है, तो भारत भी एक तरह का लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष, यानी कि सीधा तौर पे प्रत्यक्ष तरीका से वहाँ पे चुनाव कर दिए जाते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि स्विट्जरलैंड। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जबकि हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है ना, अधिकतर केसों में। तो ये हमारे पास 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। भारत का जो संविधान है उसको कब अपनाया गया था। ठीक है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे 26 नवंबर को। ठीक है, कब बोलोगे, तो बोलोगे 26 नवंबर 1949। यही वो दिन था, यही वो तारीख थी जिसमें भारत का जो संविधान है उसको अपनाया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर पूछेगा हमसे यहाँ पर कि अगर मान लीजिए गणतंत्र दिवस, तो 26 जनवरी 1950 प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं। ठीक है, जबकि अपनाने की बात बोलेगा तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15, हु इज कंसिडर एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारतीय संविधान का जो निर्माता है, ठीक है, भारतीय संविधान का जो निर्माता है वो बाबा साहेब
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना गया, ठीक है। वही इसके फादर भी कहलाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत की जो संविधान है उसके जनक, उसके जो पिता हैं, उसके जो निर्माता हैं, वो बोला जाता है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया इन रूरल इंडिया, जो ग्रामीण भारत है, ठीक है, ग्रामीण भारत में मेन जो काम है हमारा, वो मेन काम क्या है, तो हमारा खेती से संबंधित है। आज भी करीब करीब 70% से ज़्यादा आबादी करीब करीब किस पे निर्भर है, तो बोलेंगे खेती पे निर्भर है, ठीक है। किस पे निर्भर है, तो क्या बोलोगे, खेती पे निर्भर है, ठीक है। तो व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल इंडिया, जो ग्रामीण इंडिया है उसमें मेन जो कार्य होता है वो कार्य किसकी होती है, तो बोलेंगे ये कार्य हमारी होती है 70%, ठीक है, उससे भी ज़्यादा। तो ये कार्य किसकी होती है, तो बोलेंगे यहाँ पर कि एग्रीकल्चर से संबंधित होता है। और जो एग्रीकल्चर है वो आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में, जबकि जो आपका इंडस्ट्री है आपका द्वितीयक क्षेत्र में आता है, यानी सेकेंडरी सेक्टर, जबकि सेवाएं हैं आपका टर्सी सेक्टर में आती है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। खनन भी आपका प्राइमरी में ही आ जाएगा, ठीक है, खनन भी आपका प्राइमरी में ही आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। तो आपसे जब यहाँ पे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्रक होती है जब पूछी जाएगी, तो आप यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। हमसे पूछा गया था भारत का मुख्य व्यवसाय, तो क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच सेक्टर इज नोन एज द प्राइमरी सेक्टर। देखिए यहाँ पे सवाल आ ही गया है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे हम लोग प्राथमिक कह सकते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा आपका, तो बोलेंगे एग्रीकल्चर। 18 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगर आपसे मान ली द्वितीय क्षेत्र पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मैन्युफैक्चरिंग। आपसे अगर मान के चलो यहाँ पर बोला जाता है टर्सरी सेक्टर, तो क्या बोलोगे, सर्विसेज, जो सेवाएं होती है आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो कृषि किस में आएगी, तो बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के तौर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस, यानी जो जनगणना है 2011 की जो जनगणना है, ठीक है, 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो पूछा गया है कि हमारे पास इंडिया में जो लिटरेसी रेट यानी कि जो साक्षरता दर वो कितनी परसेंट थी, तो बोलेंगे करीब करीब आपका जो है ये 74.04%, यानी 74% के आसपास हमारी साक्षरता दर रही, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो डेटा होती है, ठीक है, यानी कौन सा संगठन है जो बेरोजगारी पर जो डेटा होती है, जो जानकारियाँ होती है, आंकड़े वो एकत्रित करने का काम, कलेक्ट करने का काम कौन करती है, तो बोलेंगे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ऑप्शन तो 20 नंबर का होगा ए, NSSO। तो मैं यहाँ पे फुल फॉर्म आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, नेशनल सैंपल, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, ठीक है, NSSO, ठीक है, यही जो है डेटा कलेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है 21 नंबर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं, ठीक है, भारत में इतने कितने राज्य हैं जहां से जो आपका कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भारत का 8 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे व्हाट वाज द मेन एम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, जो हरित क्रांति थी, ठीक है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द मेन एम, ठीक है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का यानी जो हरित क्रांति है, ठीक है, कौन सी क्रांति है, बोलेंगे हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का जो मेन एम, ठीक है, जो मेन एम है वो क्या है, क्या था, हम कह सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में कि इसका एम था इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है, डी नंबर, इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। पूछा गया है कि विच फंडामेंटल राइट्स, यानी कौन सा मौलिक अधिकार है ना, वो इक्वालिटी दिखलाता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष, कानून के सामने कौन सा ऐसा नियम है जो आपका मौलिक अधिकार को दिखाता है, तो बोलेंगे राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार, ठीक है,
ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक हो, है ना, वो आपका कानून के नज़र में, कानून के सक्षम, है ना, वो बराबर होता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट आपका है 24 नंबर। इसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द रिसोर्स दैट कैन बी रिप्लेनिस्ड, है ना, जिसको हम लोग रिप्लेनिश कर सकते हैं पुनः, ठीक है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा, तो बोलेंगे रिन्यूएबल, यानी नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेस विच कैन बी ऑब्टेन, विच कैन बी रिप्लेनिश, जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी हिंदी में बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द नाजी पार्टी, जो नाजी की जो पार्टी थी, नाजिज्म, ये आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। तो नाजी पार्टी था, उसका संकेत क्या था, ठीक है, उसका संकेत क्या था, तो उसका संकेत था स्वास्तिक, ठीक है, उसका संकेत क्या था, तो बोलेंगे स्वास्तिक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट है 26। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जो हमारी भारत है ना, तो भारत का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक, ठीक है, ऑफिशियली हम लोग जो बात करते हैं, मतलब हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन की जो काम होती है, कार्य प्रणाली के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, या यहाँ तक कि जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सरकारी कागज होती है, उसमें भी अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर अधिकांश हम लोग को जो है हिंदी भाषा का प्रयोग दिखेगा, ठीक है, और कुछ उसके साथ साथ इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो मेजरली अगर हम लोग बात करेंगे तो हिंदी हमारे पास है, और अगर हम लोग करीब करीब भारत में बोलते भी हैं तो करीब करीब 41% के आसपास लोग जो होते हैं वो हिंदी भाषा को किसी न किसी रूप में प्रयोग जरूर करते होंगे, चाहे वो लिखने में करेंगे, बोलने में करेंगे, पढ़े में करेंगे, लेकिन अधिकांश तक की अगर बोलियां की अगर बात करेंगे तो ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा में ही बात करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं हिंदी भाषा। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 26 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है 27 नंबर, है ना। तो 27 नंबर पूछा गया यहाँ पर कि विच इवेंट इज कंसिडर्ड ऑफ द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड वार वन, यानी पहला विश्व युद्ध, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी जो आपका पहला विश्व युद्ध है उसका शुरुआत कब माना जाता है, यानी वो शुरुआत कब हो गया, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो शुरुआत उसी समय माना जाता है जब एसेसिनेशन का मतलब क्या होता है, हत्या हो जाना, ठीक है, मर्डर हो जाना, ठीक है। तो कहेंगे आर्क ड्यूक फ्रांज फर्नांडिज, ठीक है, आर्क ड्यूक फ्रांज फर्नांडिज, जब उनको हत्या कर दिया गया था, है ना, उसी समय माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का शुरुआत हो चुका था, यानी जो पहला विश्व युद्ध है उसका शुरुआत उसी समय माना जाता है। वैसे हम लोग पहला विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे तो 1914 से 1918 माना जाता है, ठीक है, 1914 से 1918, ठीक है, पहला विश्व युद्ध का ईयर ये रहा। जबकि दूसरा विश्व युद्ध की बात करेंगे तो 1939 से लेकर 45, यानी 39 से लेकर 45 तक माना जाता है सेकेंड, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 का, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे बात करोगे 28 नंबर, ठीक है, विच लेयर ऑफ सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल, है ना, यानी मिट्टी का कौन सा परत, ठीक है, मिट्टी का कौन सा परत, मिट्टी का कौन सा लेयर सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन होती है, तो बोलेंगे ऊपरी परत, ठीक है, अपर लेयर, यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो मिट्टी का जो ऊपरी सतह होती है, जो अपर लेयर होती है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होती है, तो बोलेंगे उपजाऊ होती है, ठीक है। तो 28 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर की अगर आप बात करोगे तो 29 में पूछा गया हमसे, ठीक है, कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इन इंडिया, यानी भारत में, ठीक है, भारत में जो नियम का जो कानून है, कानून जो है उसको लागू करने के लिए और साथ ही साथ उसको जो है कार्यान्वयन करने के लिए, ठीक है, कौन जिम्मेदार होती है, तो बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। अगर नियम बनाने की बात बोलेंगे ना तो कार्यपालिका, ठीक है, नियम बनाने का जो कार्य होती है वो कौन करती है, कार्यपालिका, सॉरी कार्यपालिका नहीं, विधायिका, ठीक है, यहाँ पे विधायिका होना चाहिए। नियम बनाने का कार्य कौन करती है, विधायिका, लेजिस्लेटर करती है। उसको लागू करवाने का जो कार्य होती है, कार्यान्वयन कराने की जो कार्य होती है वो कार्यपालिका। जबकि सजा वगैरह देने का जो कार्य होती है वो आपका जुडिशरी यानी न्यायपालिका की होती है, ठीक है। तो 29 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। लागू करवाना बोल दिया है तो कार्यपालिका बोलेंगे, ठीक है। अगर बोलेगा कि नियम कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है भारत में, है ना, तो हमारे भारत में नियम कानून कौन बनाती है, तो विधायिका बनाती है। जो लेजिस्लेटर होती है, जो पार्लियामेंट होती है सेंटर में, वो बनाती है, ठीक है। जबकि पालन करवाने का जो कार्य होता है आपका न्यायपालिका का होता है और उसको कार्यान्वयन कराने का, लागू करने का कार्य होता है कार्यपालिका का, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है 30 नंबर। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन रूरल एरिया। गांव देहात के जो क्षेत्र है भारत में, है ना, खास करके भारत में, तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है कहाँ से मिलती है, तो बोलेंगे बायोमास। ठीक है, 30 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो कहाँ मिलती है, तो क्या बोलोगे आप, बायोमास। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, बायोमास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे बात करोगे 31 नंबर का, ठीक है, वेयर इज द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ठीक है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ पर है, ठीक है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, 31 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे, टिक लगा देते हैं यहाँ पर, क्या बोलेंगे, अमेरिका। ठीक है, टिक क्या लगा देना हम लोग को, अमेरिका। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। मतलब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है कहाँ पर है, अमेरिका में है। नेक्स्ट आप बात करोगे 32 नंबर का। ठीक है, तो 32 नंबर पूछा गया है कि विच मेथड ऑफ कल्टीवेशन वाज अडेप्टेड बाय द वाइट सेटलर्स इन यूएसए, है ना। वाइट सेटलर्स, वाइट मतलब क्या, गोरे लोग, श्वेत लोग, जो श्वेतवासी थे, जो वाइट सेटलर थे यूएसए में, है ना। तो पूछा गया है कि उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा कौन सा, ठीक है, वाइट सेटलर के द्वारा किस प्रकार का कल्टीवेशन को अडॉप्ट किया गया था, तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अब इंटेंसिव को हिंदी में क्या बोलोगे, गहन कृषि। हिंदी में क्या बोलोगे, गहन कृषि। इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी कि गहन कृषि। ठीक है, एक लंबे चौड़े क्षेत्र में, लंबे चौड़े जो खेत होती है ना, जमीन, उसमें ये फसल की जाती है। इसको हम लोग गहन यानी इंटेंसिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, 33 नंबर सवाल है, विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इन समर इज नोन एज। ठीक है, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया कि जो हवाएं बहती है, जो नॉर्दर्न प्लेन में जो हवाएं बहती है, खास करके जो गर्मी के दिन में, है ना, ग्रीष्म में, गर्मियों में, समर सीजन में, उसको हम लोग लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब लू लग जाता है तो हमारी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लू होना चाहिए। ठीक है, आप अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हो तो सवाल नंबर 34 आता है। इसमें आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउजेस, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउजेस रेनफॉल। तो रेनफॉल के लिए, ठीक है ना, बोला कि भारत का जो उत्तरी पश्चिम भाग है, इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भाग में ठंडा के समय में, ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, ड्यूरिंग विंटर, ठंडा के समय में कौन सा कारण यहाँ पे होती है, ठीक है, कौन सा कारण यहाँ पे बनती है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, 34 का क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करोगे, सवाल नंबर कौन सा आपका 35 है। ठीक है, तो सवाल नंबर 35 में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि माइग्रेशन चेंजेस, ठीक है, जो माइग्रेशन चेंजेस द नंबर, ठीक है, माइग्रेशन चेंजेस द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन एंड ऑफ द पॉपुलेशन, यानी भारत में जनसंख्या, मतलब कौन सा क्षेत्र है जिसमें जनसंख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास दोनों स्थिति होती है। ठीक है, बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, यानी जहाँ पे लोग आते हैं और जहाँ से लोग चले जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोग आते हैं, तो आते हैं मतलब क्या कहलाएगा, आगमन। आते हैं मतलब आगमन। और जहाँ से लोग चले जाते हैं वो हो गया डिपार्चर यानी कि प्रस्थान। आगमन और प्रस्थान, आगमन और प्रस्थान, है ना, यानी कि डिपार्चर और अराइवल, डिपार्चर और अराइवल। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहाँ से लोग जाएंगे और जहाँ पे लोग आएंगे, वहाँ की आबादी में, वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण होती है, या वहाँ का जो कंपोजिशन है, संरचना है, उसमें बदलाव होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप अगर यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करोगे 36 नंबर पे, ठीक है, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा क्या होती है। ठीक है, गरीबी रेखा क्या होती है, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो अगर इसका डेफिनेशन बात करोगे यहाँ पे, तो कहेंगे द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू मीट बेसिक नीड्स। मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, है ना, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम यानी इनकम का जो न्यूनतम स्तर है। ठीक है, जो आमदनी होती है ना, सी नंबर, आमदनी जो हमारे पास होती है, ठीक है, सी नंबर में, तो आप यहाँ बोलोगे कि जरूरतों, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, आय का जो न्यूनतम स्तर है, यानी मिनिमम जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है इनकम का, वो कितनी होती है, तो वो बोलेंगे हम लोग 36 नंबर में पॉवर्टी लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। 36 के लिए हम लोग टिक कहाँ लगाओगे, सी में लगाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना उसके मेंबर कौन नहीं थे। महात्मा गांधी ये न तो मंत्री रहे न विधायक रहे, है ना, न तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो संविधान सभा का हिस्सा रहे, सदस्य रहे, कुछ भी नहीं रहे थे, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी है वो किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर, उसका सदस्य नहीं रहे थे, ठीक है। तो आपका 37 नंबर का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा 37 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे बात करोगे 38 नंबर का, ठीक है ना, तो 38 नंबर पूछा गया है कि अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है, तो कह सकते हैं रंग भेद, है ना, रंग के आधार पर, शक्ल के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर जो यहाँ पर किया जाता था एक तरह से भेदभाव, ठीक है, वो किस पे आधारित था, है ना। अपार्थाइड इन द साउथ अफ्रीका वाज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, तो किसके आधार पे था, तो बोलेंगे रेस के आधार पर। और रेस का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे जाति, ठीक है। रेस का मतलब क्या होता है, जाति। और कैसा जाति, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो मतलब एक तरीका से कलर, है ना, मतलब रंग, ठीक है। रेस यानी कि रंग, और रंग कैसा, तो बोलेंगे चमड़े का रंग, कलर, ठीक है। कलर किसका कलर, तो आप बोलेंगे स्किन का कलर, किसका कलर, तो क्या बोलोगे, स्किन का कलर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 39 नंबर में, ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, ठीक है, जो भारत की जो संविधान थी, है ना, भारत की जो संविधान वो कब से प्रभावी हुआ, कब से लागू हुआ, तो हम क्या बोलेंगे 26 जनवरी 1950 को, है ना, 26 जनवरी 1950, ठीक है। आज देखिए आपका 21 जनवरी हो गया, ठीक है, आज आपका कितना जनवरी हो गया, 21 जनवरी हो गया। तो 26 जनवरी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज हमारा 21 जनवरी 2025 है, आज से 5 दिन बाद हम लोग 26 जनवरी को मनाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सा दिवस कहलाएगा, गणतंत्र दिवस कहलाएगा, ठीक है। तो ये वही दिन था जब भारत का संविधान लागू किया गया था। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आखिरी सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 कि वेयर वाज द 1931 सेशन, ठीक है, 1931 जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, INC, ठीक है, INC, जिसकी स्थापना 1885 में हुआ था, ठीक है, 1885। संस्थापक कौन थे, AO ह्यूम, ठीक है। और पहले जो अध्यक्ष थे आपके वो थे WC बनर्जी। आपको दोनों बात पता होना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत का पहला राष्ट्रीय पार्टी भी रहा और ये अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने के लिए जो है बनाई गई थी। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसकी जो अधिवेशन थी, जो पहला सेशन, मतलब कह सकते हैं कि 1931 का जो सेशन था, ठीक है, तो 1931 का सेशन कब कहाँ हुआ था, बोलेंगे कराची में हुआ था, ठीक है। तो कराची फिलहाल तो आपका पाकिस्तान में चला गया, लेकिन हम लोग जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग नहीं था, साथ में था, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे 1931 का जो अधिवेशन हुआ था INC का, वो कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था, ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पे 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा और आप यहाँ पे बताएंगे कि आपको आउट ऑफ 40 कितने मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन 35 प्लस बन रहा है, इसका मतलब कि आपका जो स्टफ है, आपका जो प्रिपरेशन है बहुत बढ़िया है। अगर इससे आपका कम भी अगर आ रहा है स्कोर, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस लगातार कर रहेंगे। अगर इसी प्रकार के वीडियो देखना है, इसी प्रकार का रिवीजन करना है, तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो को फिनिश करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।